अध्याय 60 जैविक संतान नहीं। डाकरूम छोड़ने के बाद चूयू और जीशी धीरे धीरे हाथ में बांस के जंगल की ओर चलते थे। दोनों चुप हो गए। वीसीएन की योजना बहुत अविश्वसनीय थी, लेकिन उन्हें ये करना था। दुर्भाग्य से इस तरह से एक समय में एक मूर्खतापूर्ण योजना जैसी कोई चीज नहीं थी, ताकि वे केवल जो कुछ भी हो उसके लिए खुद को ब्रेस कर सकें। चूयू बहुत चिंतित था। जीशी ने चूयू के मुंह पर ध्यान दिया। उन्होंने चूयू के सिर को हिलाया और धीरे से कहा, अगर शिक्सियन ऐसा नहीं करना चाहता है तो वीसीएन आपको इसे करने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। जीशी द्वारा वेसाइन को सबमिशन में पीटा गया था। चूयू ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर हिला दिया। अपनी आंखों के कोनों से जीशी को देखते हुए चूयू ने चिढ़ाते हुए कहा, आपको समय के खिलाफ हमेशा दौड़ने से रोकने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। जीशी ने अचानक चलना बंद कर दिया। पलक झपकते हुए उसकी आंखें धुंधली आंसू की एक परत के साथ कवर की गई और वह सूंधा बहुत दुखी होकर शिक्सियन शिदी से नफरत करने लगा है। चूयू लगभग कुछ नहीं के अलावा हवा पर घुट गया। स्काउलिंग, उन्होंने जीशी को लात मारी, लेकिन एक पल के बाद जीशी की आंसू भरी आंखों के आगे झुक गई। चूयू ने जीशी को गले लगाया, उसे दुलार के साथ सुखदायक किया। ... ये किस तरह का बुराई विकास है? चूयू स्पष्ट रूप से वह है जो अभी कोक्वेटिश का अभिनय करना चाहिए। झाइशी क्यों है जो पूरी तरह से काम करने के अपने अधिकार में सुरक्षित है। चूयू के सामने एक टिप्पणी अचानक दिखाई दी। यूजर इम्पेरियल कंसोर्ट, द सोर्स ऑफ शिक्सियन के दुख की अंगसेन का प्रीरोगेटिव टिल्ड हा जोड़ दो। तारांकन। जब चूयू मकबरे से लौटा तो उसे चूशेंग द्वारा संरक्षित चूशेंग द्वारा बिस्तर पर टक किया गया, जिसे जीशी द्वारा उलझा दिया गया था और केवल 1 या 2 बार युद्ध के मैदान में गया था। हर बार, हालांकि उसे लड़ना था, वह एक दर्शक की तरह था जो सिर्फ सोया सॉस खरीद रहा था। वे सीन को देखते हुए ये सुंदर और चुलबुली छोटी बी तारांकन एच चूयू ने एक और सस्ते छोटे एसएल तारांकन देखने की उम्मीद की थी जब वे वी सीएन के पिता से मिले थे। हालांकि जब वे मिले तो चूयू ने लगभग खून खाया। 7 राक्षसी पथ कल्टीवेटर कबीले में से एक मेइयिन घाटी के मास्टर वे युनहान एक गंभीर और कठोर गिनती के साथ एक व्यक्ति थे। वह साधारण रूप से लंबा, सुंदर था और एक थोपने वाला आंकड़ा था। उस पर सिर्फ एक नजर के साथ लोग आश्वस्त महसूस करेंगे कि वे अच्छे हाथों में थे। वास्तव में पहली नजर में वे युनहान एक राक्षसी कल्टीवेटर की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि एक शिष्ट गुरु जिन्होंने अपना समय बुराई को मिटा दिया था। वह वास्तव में धर्मी पथ के कई शालीन स्वामी की तुलना में अधिक विस्मयकारी और धर्मी दिखता था। चूयू चकित और स्तब्ध था। ... वी सीएन, क्या उसका जैविक बेटा नहीं है ना? अब चूयू समझ गया कि वे सीएन ने अपने कबीले की तकनीकों का उपयोग क्यों करना पसंद नहीं किया और क्यों वह इससे नफरत करता था जब लोगों ने उसे अपने कबीले के आकर्षण का उपयोग करने के लिए मनाने की कोशिश की। ये किसी व्यक्ति को सदमे में रोने के लिए पर्याप्त है। जीशी की भौहें चिकोटी हुई। वे सीएन ने चूयू और जीशी की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाया था। बहुत शांति से उन्होंने वे युनहान को झुकाया और मुस्कुराया, पिता तुम वापस आ गए। अप्रभावी दिखने वाले वे युनहान ने चाय का एक घूंट लिया और चूयू को देखा। उन्होंने तब झेलेशी को देखा। झटका अचानक उसके चेहरे पर दिखाई दिया और वह मेज पर थप्पड़ मारने और खड़े होने के कगार पर दिखाई दिया। 4 वी सीएन ने कहा, पिता ये बच्चा मेरा है और उसका है। उन्होंने जीशी की ओर इशारा किया। वे युनहान, जिन्होंने अभी अपनी चाय का एक घूंट लिया था, अचानक इसे बाहर निकाल दिया। चूयू लगभग अपनी जीभ को थोड़ा सा। जीशी की तलवार डुअनसू हिलने लगी। वे युनहान वास्तव में एक कबीले के गुरु होने के योग्य थे और जल्दी से अपनी रचना को वापस पा लिया। एक सफेद नैपकिन के साथ अपना मुंह पोंछते हुए उसने शांति से कहा, उसे किसने जन्म दिया? वी सीएन ने अपने पिता से यह पूछने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने इस पल के लिए बहुत कुछ तैयार किया था, लेकिन वह अभी भी एक नुकसान में था कि क्या कहना है। जीशी ने लंबे समय तक खुद को रोक दिया, लेकिन अंत में अब खुद को वापस नहीं पकड़ सकता। स्कॉल करते हुए उसने अपनी तलवार को बर्फ के रूप में सफेद कर दिया। जब उसकी तलवार गिर गई तो यह आकाश में तारों की तरह था जो एक फ्लैश में सबसे ऊंचे से गिर रहा था। वे युनहान केवल जीशी को स्पष्ट रूप से गतिहीन और उनकी आंखों में एक गहन रूप से घूरते थे। जीशी उस पर फंस गया। वे युनहान अचानक हंसे। एक बेहोश मुस्कान उसके होठों पर थी क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था, उसकी गर्दन पर तलवार पर कम से कम ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है। चूयू की भौहें चिकोटी हुई। वे युनहान ने अपने चेहरे पर एक अकथनीय मुस्कान के साथ जीशी की आंखों को देखा, जिससे उनकी कड़ी संख्या को कुछ हद तक नरम कर दिया गया। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत बेहद बदसूरत हो गई। वह कभी भी वी युनशान से नहीं मिला है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि वी युनशान को अपना नाम तब तक नहीं पता होना चाहिए जब तक कि किसी ने इसे वी युनहान से नहीं बताया। चूयू ने भी जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जीशी के बागे के एक कोने को पकड़ लिया और वे साइन को ठंड से देखा। वे सीएन, जो जीशी और चूयू द्वारा देखे जा रहे थे, केवल गूंगे लग रहे थे।
अचानक उन्होंने अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया और खुश लग रहे थे। पिता, पिता, आपका मन डन यू संप्रदाय द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था। आप नाटक कर रहे हैं। वे सीएन इस रहस्योद्घाटन से रोमांचित थे, लेकिन चू यू ने चुपके से स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडों के आखिरी को बाहर निकाला। उनकी आंखें सतर्कता से पिता और पुत्र के बीच आगे पीछे होती थीं। अगर वी सीएन सिर्फ अभिनय कर रहा था, तो यूकिओ में जीशी और चू यू से झूठ बोलने का उसका उद्देश्य क्या था? ये ध्यान से सोचने लायक था। यदि वी सीएन अभिनय नहीं कर रहे थे, तो इसके क्या परिणाम थे? वे यूनहान वी सीएन की तरह नहीं है। तियान युआन संप्रदाय के एक शिष्य से मिले, विशेष रूप से प्रसिद्ध जीशी जिन्होंने युद्ध के मैदान में कई राक्षसी काश्तकारियों को मार डाला है। क्या वह बेरहमी से प्रतिक्रिया करेंगे? यदि मेइयिन घाटी में उनकी उपस्थिति की खबर फैल गई, यहाँ तक कि जीशी के नायक के प्रभामंडल के साथ, क्या वे यूकिओ से सुरक्षित रूप से बच पाएंगे? वी सीएन वास्तव में उन्हें एक शुरुआती कब्र पर चला रहा था। वे यूनहान ने लंबे समय तक जीशी को देखा, एक शब्द नहीं कहा, जो उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैंने आपको बहुत समय पहले देखा है। जीशी, आपकी माँ, क्या वह लुओ है? चू यू के कानों में एक अधिसूचना ध्वनि बजती है। डेंग टिल्ड समय से पहले भूखंड को अनलॉक करने के लिए मेजबान को बधाई टिल्ड। चू यू हैरान था, समय से पहले अनलॉक किया गया। क्या ये बात के कथानक के विकास में हस्तक्षेप करेगा? सिस्टम का लहजा इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेजबान को इस बात की चिंता नहीं है कि टिल्ड लेखक ने लंबे समय से इस कहानी को छोड़ दिया है। टिल्ड प्लॉट की केवल एक खुरदरी रूपरेखा है। टिल्ड बाकी के लिए कृपया प्लॉट को स्वतंत्र रूप से विकसित करना जारी रखें। टिल्ड च तारांकन 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 ये श तारांकन तारांकन। चू यू ने जीशी को देखा, ध्यान से उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति की जांच की, लेकिन ये भावना से रहित था। उसकी आंखों में नजर अथाह था और उसके होंठों को शुद्ध किया गया था। उसकी आवाज सपाट थी और वह नहीं थी, मुझे याद नहीं है। कई वर्षों तक, जब वह छोटा था, तो कोई भी उसके सामने अपने माता पिता के नाम का उल्लेख नहीं करेगा। वास्तव में ये सिर्फ उनके नाम नहीं थे। जीशी स्पष्ट रूप से उनके दिखावे को याद नहीं कर सकता है। वे यूनहान ने आहें भरी। हाँ, वह कई वर्षों से दूर है। मैं देखती हूँ, इसलिए आप उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। जो हाथ से शीशी ने अपनी तलवार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, वह थोड़ा हिल गया। डुआनजू एक शीर्ष ग्रेड अमर तलवार थी। यदि कोई बाल उसकी ओर बढ़ता है, तो बाल साफ सफाई से काट दिए जाते। ये सोना काट सकता है जैसे कि यह नर्म कीचड़ था। ये वर्तमान में धातु आध्यात्मिक ऊर्जा में शामिल था। वे यूनहान ने तलवार की ओर एक बचाव नहीं किया था, इसलिए उज्ज्वल लाल का एक निशान तुरंत उसकी गर्दन पर दिखाई दिया। वी सीएन को पसीना शुरू कर दिया गया। साथी दोस्त जी, कृपया अपनी तलवार हटा दें। मेरे पिता और आपकी माँ पुराने दोस्त हैं। हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। जीजी ने वे साइन को देखने के लिए अपना सिर नहीं मोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल होने लगी। आप क्या कहना चाहते हैं? जीशी, क्या आप अपने माता पिता के बारे में नहीं जानना चाहते हैं? जीशी ने कहा, कुछ हद तक हिंसक नहीं। ये देखकर कि जीशी की आंखें लाल हो रही थी, चू यू चिंतित थे कि वह एक दुर्घटना के साथ मिल सकते हैं। चू यू ने जल्दी से जीशी के मुक्त हाथ को पकड़ लिया और कहा, श्री, उसे अपनी आत्मा को परेशान मत करो। शांत रहो। कुछ समय के बाद उन्होंने इसे दोहराया। जीशी की सांस शांत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से कहा, शिक्सिन, मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दो बार खो दिया है क्योंकि वे साइन हैं। क्या मैं उसे पहले वापस भुगतान नहीं कर सकता? ... भाई, शांत हो जाओ। जीशी के साथ कारण के लिए चू यू की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। वे यूनहान की टकटकी चू यू पर गिर गई और उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। अचानक, चेतावनी के बिना, वह बाहर पहुंचा और चू यू की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों के बीच एक बैंगनी फ्लैश था जो चू यू की ओर उड़ गया और उसके शरीर में गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से, वे यूनहान ने एक कदम उठाने की हिम्मत की, भले ही उसे धमकी दी जा रही हो। जीशी इतना भयभीत और गुस्सा था कि वह एक ही बार में अपनी तलवार से टकरा गया। चुस्त वे यूनहान ने अपना सिर दूर ले जाया और पीछे हट गया। जीशी को देखकर वे यूनहान को मारने की कोशिश करने जा रहे थे। चू यू ने जल्दी से जीशी को पकड़ लिया। चू यू के शरीर पर एक परिचित भावना फैल गई। वह अपने मुंह के कोनों को चिकोटी से रोक नहीं सकता था क्योंकि वह वी सीएन पर नजर रखता था, जो उसकी छाती को पकड़ रहा था। युवा मास्टर वी, आपके पिता ने कभी भी यह गुप्त तकनीक नहीं सीखी। वी सीएन केवल हंस सकते थे और अपने ठंडे पसीने को पोंछ सकते थे। चू यू की आंखों में अफसोस हुआ था क्योंकि उसने वी सीएन को देखा था। वह अपने ही पिता के बारे में बहुत कम जानता है। क्या वह वास्तव में है? वे यूनहान का जैविक बच्चा नहीं है। जीजी को चू यू द्वारा खींच लिया गया और बंद कर दिया गया। उसने अपनी आंखों में एक सवाल के साथ चू यू को देखा। अगले ही क्षण, चू यू ने नग्न आंखों को दिखाई देने वाली दर पर वसंत बारिश के बाद एक बांस की शूट की तरह बढ़ने लगा। जीजी की पहली प्रतिक्रिया अपने बागे को उतारने और चू यू के चारों ओर लपेटने के लिए थी। चू यू का शव उसके बागे को रखने के ठीक बाद ही सामान्य हो गया।
वेई सियन ने कुछ छिपे हुए दृश्यों की एक झलक पकड़ी और मदद नहीं कर सकी, लेकिन सीटी बजाते हुए और मुस्कुराते हुए। साथी डोइस की त्वचा वास्तव में चिकनी और सफेद है। कोई आश्चर्य नहीं कि साथी डोइस को चू यू से बहुत प्यार है। चू यू ने सुस्त कहा, आप एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे का स्वाद लेना चाहते हैं। जीशी की आंखों में जानलेवा इरादे लगभग स्पष्ट थे। वेई सियन तुरंत वी युनशान के पीछे छिप गए। चू यू के पास छोटे हाथ और हाथ होने की आदत हो गई थी कि जब स्थिति अचानक बदल गई तो उसके शरीर को कमजोर लगा। बस एक कदम और वह जीशी की बाहों में गिर गया। जीशी ने उसे अवचेतन रूप से पकड़ लिया। शीजोंग। चू यू ने अपने सिर को जीशी के कंधे पर आराम करने दिया और लगभग आंसू में फट गया, क्योंकि उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह अपने सामान्य शिखर स्थिति में नहीं लौट आई। वी युआन, घाटी के मास्टर ने मुझे समस्या को हल करने में मदद की है। गॉडडैमिट, वे साइंग अभी बहुत अविश्वसनीय है। इस बेटे को यह नहीं पता था कि क्या उसके अपने पिता को दूसरे संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, और यह नहीं पता था कि उसके पिता इस गुप्त तकनीक में माहिर थे। उनकी योजना इतनी शानदार रूप से विफल हो गई है कि यदि वह वास्तव में उनके पिता का जैविक पुत्र था, तो वह एक बच्चे से बेहतर नहीं था जो उसके पिता ने कहीं उठाया था। हालांकि अब जब वेई युनहान ने उन्हें इस समस्या को हल करने में मदद की, तो क्या यह हो सकता है कि वेई युनहान ने चू यू और जीशी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी? चू यू ये तब सोच रहा था जब उन्होंने वी युनहान को देखा और महसूस किया कि राक्षसी कल्टीवेटर चू यू और जीशी को घूर रहा था, जो एक करीबी आलिंगन में थे। चू यू कफ हो गया और तुरंत जीशी को दूर धकेल दिया। जीशी एक जलती हुई टकटकी के साथ चू यू को देख रहा था, अपने चारों ओर सब कुछ अनदेखा कर रहा था। उन्होंने सांप से चू यू के कॉलर को मोड़ दिया और बाहरी बागे को चू यू के चारों ओर बंद कर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कोई भी त्वचा नहीं दिखा रही थी। तभी उसने चू यू के माथे को चूम लिया और उसके हाथ को जाने दिया। वेई युनहान अचानक मुस्कुराए, वह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जीशी की निविदा मुस्कान धीरे धीरे दूर हो गई जब उन्होंने वेई युशान को देखा, जब तक कि उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति कुल उदासीनता में से एक नहीं बन गई। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि अतीत में उनके साथ क्या हुआ या भविष्य में उनके साथ क्या होगा। यदि आप बात करना चाहते हैं तो अपने बेटे से बात करें। मैं आज शिक्सियन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यदि आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं तो मैं आपकी लाश पर कदम रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। वेई युनहान ने कहा, क्या आप उनसे नफरत करते हैं? जीशी चुप था। वेई युनहान ने कहा, आपको उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में आपको छोड़ने का मतलब नहीं है। उस दिन चीजें अचानक हुई। उनके पास आपके पास लौटने का समय नहीं था और बाद में वे वापस नहीं आ सकते थे। वे सभी कर सकते थे, हर संभव विधि के बारे में सोचते थे और एक पत्र भेजते थे जो आपको लेने के लिए लू किंगडन में भरोसा करते थे। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए यह हॉल में चुप था। वेई युनहान ने कड़वाहट से कहा, आपकी माँ का स्वभाव ऐसा ही है। जब वह कहती है कि वह किसी से नफरत करती है तो वह उससे पूरी तरह से नफरत करती है। वह लू किंगडन को आपको यूक्यूओ से वापस ले जाने देती है, जो मुझे ऐसा करने की अनुमति देती है। क्या नायक को लू किंगडन द्वारा यूक्यूओ में उठाया गया था? चू यू हैरान था कि जानकारी के इस टुकड़े ने मूल चू यू की स्मृति में कुछ हिलाया। स्मृति काफी बेहोश थी कि चू यू लंबे समय के बाद भी इसे समझने में असमर्थ था, इसलिए उसके पास इस समय के लिए इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जीशी के चेहरे पर उदासीन अभिव्यक्ति को देखते हुए चू यू को पता था कि जीशी एक बहुत ही जिद्दी बच्चा था। जब वह अपने अज्ञानी बचपन के चरण को पीछे छोड़ देता था तो जीशी उस व्यक्ति का प्रकार था जो अगर वह किसी को पसंद करता है तो वह हमेशा उन्हें पसंद करता है। उनकी भावनाएं दृढ़ और अचूक थीं, यहाँ तक कि 10 साल भी उसे माफ नहीं करेंगे। उसकी नफरत वही थी। हालांकि वह अपने माता पिता से बिल्कुल नफरत नहीं करता था, लेकिन उसे एक गहरी धारणा के साथ छोड़ दिया गया था जिसे इस जीवनकाल में बदलना मुश्किल होगा। एकमात्र तरीका ये बदल सकता था अगर वे लंबे समय तक जीशी के पास रहे और धीरे धीरे कई वर्षों में उसके दिल में गांठ खोल दी। ... ये स्पष्ट रूप से असंभव था क्योंकि जीशी केवल हर दिन चू यू से चिपके रहना चाहता है और कौन जानता है कि जीशी के माता पिता कब दिखाई देंगे। चू यू ने कहा कि उन्होंने वेई युनशान की बात सुनी। ये बात जारी रखते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन जीशी, क्या आप अपने शिक्सियन की मदद नहीं करना चाहते हैं? जीशी आश्चर्यचकित था। वेई युनहान ने चू यू की ध्यान से जांच की और सिर हिलाया। चू यू में वेई युनहान की अच्छी छाप थी और सिर हिलाया। मैंने सुना है कि चू शुवानगी परेशानी के लिए चला गया, वेई युनहान ने कहा और धीरे धीरे कहा। हालांकि चू परिवार ने इस शब्द को फैलाया कि चू परिवार का सिर गंभीर रूप से घायल हो गया था और एक कोमा में था, अपने पोते को अस्थायी रूप से परिवार के सिर के रूप में ले रहा था। जो मुझे पता है कि मैं चुवानगे के बारे में क्या जानता हूँ, विशेष रूप से उसे बदला लेने के लिए लक्षित किया है। चू फैमिली हेड के परिणाम इससे अधिक गंभीर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। चू यू डूब गया। अगर वरिष्ठ को कुछ कहना है तो बस ये कहें। नेताओं को अक्सर सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में जाने से पहले लंबे समय तक हेमिंग और हन की बुरी आदत होती थी। वेई युनहान ने जीशी को देखा। ये वेई युनहान को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए लग रहा था।
उन्होंने कहा, मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ कि चू परिवार का प्रमुख मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने एक गुप्त दायरे के बारे में सुना है जिसमें एक आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए एक तकनीक है जो बिखरी हुई है। अफसोस की बात है कि मैं इस गुप्त दायरे के स्थान की खोज नहीं कर पाया। उद्धरण चिन्ह पुनरुत्थान उदाहरण सिस्टम ने उससे झूठ नहीं बोला। चू यू बहुत खुश था। एल्गवी को इस बारे में और क्या पता है। अध्याय 61 क्रूर और बेईमान। जियाओ जिया भी महान बर्फ के तूफान और विशाल क्षेत्र में देखी गई हर चीज द्वारा कवर किया गया था। जियाओ जिया बहुत पीछे स्थित था, इसलिए महान धर्मी और राक्षसी कल्टीवेटर युद्ध की शुरुआत से अंत तक ये बहुत स्थिर और सुरक्षित था। भले ही उसे किस तरह की खबर मिली हो, लेकिन यह नियंत्रित था। 10 साल पहले छोड़ दिया गया था। चू यू की जियाओ जिया की स्मृति पहले से ही फजी हो गई थी। संयोग से जिस क्षण उन्होंने जियाओ जिया में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि फैंगयू सिटी दूर तक दूर नहीं था। उन्होंने उन वर्षों की अपनी स्मृति का पालन किया और वहां से उत्तर की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने शहर को देखा कि वह शिष्टाचार के साथ एक पीने की पार्टी के लिए झीशी ले गए थे। उस शुद्ध युवक को याद करते हुए, जो उस समय इतना उग्र हो गया था कि उसका चेहरा काला हो गया था, चू यू की आंखें जल गईं। वह एक उत्साहित मूड में था क्योंकि उसने झीशी ने शहर में घसीटा और उसके चारों ओर 2 लैप्स चले गए। वह आहें भरना चाहता था। तब से युवा झीशी तब बहुत आज्ञाकारी और मनमोहक था। झीशी ने अपना सिर लटकाया और चू यू को देखा। शिक्सियन के बारे में क्या सोच रहा है? चू यू ने जवाब दिया, मैं तंजुलू खाना चाहता हूँ। बहुत खराब मौसम, अभी इसके लिए ठंडा है। उसे सुनकर तंजुलू का उल्लेख किया गया। झीशी ने अचानक अपने छोटे स्व को याद किया, जिसने चुपके से चू यू का फायदा उठाया था। वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाने और चू यू के हाथ को पकड़ने में मदद नहीं कर सकता था। उन्होंने शांति से अपने बगल में चलने से पहले अपनी उंगलियों को एक साथ जोड़ दिया। चू यू कुछ चकित था। शहर के चारों ओर 2 लैप्स चलने के बाद उन्होंने आखिरकार फूल की इमारत को पीछे से पाया। ये 10 साल हो चुके थे क्योंकि उन्होंने आखिरी बार इसका दौरा किया था और वर्तमान फूल भवन पहले ही नष्ट हो चुके थे और बंद हो चुके थे। यह अब एक नियमित परिवार सराय था। चू यू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और विलाप पाया। वह स्थान जहां हमारी पहली पीने की पार्टी थी, पहले ही दिवालिया हो चुकी है। क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। उद्धरण चिन्ह शीजोंग क्यों सोचता है कि यह एक दया है। झीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया और चू यू को देखा। पिछले कई दिनों में उन्होंने आराध्य, लाल लिप्त और सफेद दांतेदार छोटे शोटा को त्वचा के रूप में, सफेद के रूप में, जेड के रूप में देखा था। अब उसके बगल में वह व्यक्ति अपनी मूल स्थिति में लौट आया था और ओसलोफ, प्यो, सर्दी और महान उपस्थिति को वापस पा लिया था। उसकी काली आंखें गहरी ठंडी पूल की तरह थीं, जबकि उसके होंठ हल्के रंग की चेरी के समान छाया थे। चू यू की छवि उसके सामने रह गई, जबकि नशे में अचानक उसके दिमाग में पैदा हो गया। झीशी अपने स्वयं के होंठों को स्ट्रोक करने में मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने चू यू के शराबी राज्य का फायदा उठाया था ताकि उनसे एक चुंबन चुरा सके। उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए नजर गहरी हो गई। चू यू और भी अधिक चकित था। शिदी का मूड आज काफी अच्छा है। झीशी का रंग गंभीर हो गया। जब तक शीजोंग शिदी के साथ आता है, शिदी हर पल के हर सेकंड में खुश रहेगा। चू यू की भान चिकोटी हुई। उन्होंने कहा, कम वार्तालाप, पुस्तकों को पढ़ें। वे चीजें आपकी बुद्धिमत्ता को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए शहर का दौरा किया, लेकिन चूंकि इस छोटे से शहर में एक धर्मी कल्टीवेटर नहीं था, इसलिए वे कोई भी खबर नहीं पा सकते थे। चू यू ने स्टार प्लेट को बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह कोने में धूल इकट्ठा करने वाला था और आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर मिलने से पहले उसे थोड़ी देर के लिए देखा। उन्होंने चू परिवार में लौटने से पहले जियो जिया की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी के लिए पूछने की योजना बनाई। झीशी की उम्मीदें धराशायी हो गईं। उन्हें तियान युआन संप्रदाय में लौटना पड़ा, जबकि चू यू को चू परिवार में लौटना पड़ा। वर्तमान स्थिति किंग टू में रहने से भी बदतर थी। ये शिविर बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं था, इसलिए जब भी वे चाहते थे तब वे मिल सकते थे, जबकि चू परिवार तियान युआन संप्रदाय से काफी दूर स्थित था। एक बार जब वे अलग हो गए तो उन्हें कुछ समय के लिए फिर से मिलने की संभावना नहीं थी। वह चू यू के लिए कुछ और दिनों के लिए इधर उधर रहने के लिए उत्सुक था। चू यू को पता था कि झीशी क्या सोच रहा था और उसने अपने विचारों को उजागर नहीं किया। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी गति को धीमा कर दिया और इत्मीनान से उस शहर तक पहुंचने के लिए 2 दिन बिताए। उन्होंने शहर में सबसे बड़ा सराय पाया और शराब का एक जार ऑर्डर करने का फैसला किया। जैसे ही वह पीता, उसने कोने में बैठे की खेती करने वालों की बात जोर जोर से बात की। भले ही यह आम लोगों की दुनिया या धर्मी खेती करने वालों की दुनिया थी, लेकिन अपेक्षाकृत कम पदों में हमेशा कुछ लोग होंगे। वे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करने के लिए अपनी समझ का उपयोग करेंगे और फिर असंतुष्ट होने के लिए अपने स्वयं के कारणों को स्वीकार करते हैं। वर्तमान में उस कोने में बैठे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर कुछ काश्तकार थे और वे संभवतः भटकने वाले कल्टीवेटर थे। विनम्र और सुसंस्कृत दिखावे की तुलना में कि सभी महान कुलों और महान संप्रदायों ने जोर दिया, वे थोड़ा अधिक अनर्गल दिखे। इस प्रकार के भटकने वाले काश्तकार हमेशा प्रसिद्ध कुलों या संप्रदायों के प्रति बेवजह नाराज और आक्रोश महसूस करते हैं। उनके मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं कहा जाएगा।
उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और चू परिवार के बारे में बात की। मुझे कहना है, ये महान कुलों आम लोगों की दुनिया में शाही परिवारों की तरह हैं। एक छोटे से अधिकार के लिए वे खुले तौर पर लड़ते हैं और पर्दे के पीछे से इंद्रहन किए गए कदम उठाते हैं। वे सभी किसी भी मानवता से पूरी तरह से रहित हैं। चू परिवार इतना शानदार और धर्मी था कि जिसने कल्पना की थी कि यह सब के नीचे इतना अंधेरा होगा। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने अपनी शराब पीने को रोक दिया और फिर चुपचाप शराब का कप अपने हाथ में डाल दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने वाइन कप के किनारे को घुमाया और बोल नहीं पाया। उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि वहां एक चू परिवार का सदस्य होगा, क्योंकि वे चर्चा करना जारी रखते थे। ठीक है, थोड़े से अधिकार के लिए वे अपने पिता को भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार के लोग हमारे जैसे कुछ भी नहीं हैं जो हम भटक रहे हैं। तुम्हारे द्वारा इसके अलावा और क्या कहा जा सकेगा? किसी भी मामले में चू शेंग ने पहले ही चू परिवार का नियंत्रण ले लिया है। जो अब चू परिवार के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी बड़े शहर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। यह एक अफसोस की बात है कि चू शेंगटियन के रूप में प्रसिद्ध था। कोई रास्ता नहीं था कि वह संभवतः कल्पना नहीं कर सकता था कि वह अपने प्यारे सबसे बड़े बेटे हु के हाथों अपने अंत से मिलेगा। मुझे कहना है, ये चू शेंग आमतौर पर एक मामूली रईस की तरह काम करता है, सभी कोमल और दयालु, लेकिन उसका दिल वास्तव में सांप या बिच्छू की तुलना में अधिक जहरीला है। उन्हें ये सुनकर चू शेंग को बदनाम करना जारी है। चू यू अब और शांत नहीं रह सकता। वह अचानक खड़ा हो गया और लोगों के उस समूह से संपर्क किया। उन्होंने एक उदासीन स्वर में पूछा, आप लोग अभी चू परिवार के बारे में बात कर रहे थे? चू यू की आंखों और उसके बर्फ सफेद साटन बागे में ठंडी रोशनी को देखकर वे तुरंत बता सकते थे कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। समूह ने अपने सिर को हिला देने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझक दिया। क्या यह हो सकता है कि दोस्त अनजान हैं? चू परिवार का घोटाला हर जगह फैल गया है और लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। एक ठहराव के बाद उन्होंने वास्तविक विषय के बारे में बात की। क्या यह नहीं कहा गया था कि चू परिवार के प्रमुख चू शेंगटियन पर एक राक्षसी कल्टीवेटर द्वारा हमला किया गया था और उनकी भारी चोटों के कारण कोमा में प्रवेश किया था, जिसके कारण चू परिवार के सबसे बड़े बेटे को अस्थायी रूप से परिवार के प्रमुख की स्थिति में ले जाने का कारण बना? कुछ दिनों पहले अचानक खबर फैल रही थी कि चू परिवार के प्रमुख पर एक राक्षसी कल्टीवेटर द्वारा हमला नहीं किया गया था और भारी चोटें आई थीं। वास्तव में नोबल लॉर्ड चू द्वारा हमला किया गया था और मार दिया गया था। कुछ लोग चू परिवार के पास पूछने के लिए गए और नोबल लॉर्ड चू ने बदले में कुछ भी नहीं कहा। क्या उसकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वह इसकी पुष्टि कर रहा है? हाँ, प्रसिद्ध कुलों और संप्रदायों के इन काश्तकार, उनके मुखौटे के पीछे उनकी असली उपस्थिति बहुत बदसूरत और भयावह है। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग ने उसके पिता को मार डाला। यह अज्ञात था जिसने इस जानकारी को प्राप्त किया था और फिर इसे फैलाया था। चू यू का चेहरा तुरंत कुछ भद्दा हो गया। उन्हें यह भी नहीं सोचना था कि चू शेंग में अभी कितना दर्द था। चू शेंग संवेदनशील और कोमल था। चू यू उसे बड़ी कठिनाई के साथ शांत करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया था कि अभी भी एक मौका था कि उनके पिता को फिर से जीवित किया जा सकता है, और बाद में उन्होंने कभी भी गुप्त सजावटी दर्पण क्षेत्र में फिर से क्या किया था। तभी चू शेंग ने धीरे धीरे शांत किया और खुद पर नियंत्रण नहीं खो दिया। इस तरह के चू शेंग, वह बाहरी लोगों को व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने या अपने चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से बोलने के लिए कैसे सहन कर सकता है? बेरहमी से अपने निशान को फाड़कर और खून से लथपथ को पीछे छोड़ दिया। चू यू के जटिल परिवर्तन को देखते हुए मध्यम आयु वर्ग के कल्टीवेटर ने धूम्रपान किया। क्या ऐसा हो सकता है कि डोइस्ट मित्र मुझे विश्वास नहीं करता है? चू यू ने जवाब नहीं दिया। उसने झीशी जो उसके पीछे था और फिर चुपचाप सराय से बाहर चला गया। उसने उन सभी पर एक ठंडी नजर डाली। शीजोंग। झीशी थोड़ा चिंतित था। कचरा उन्हें बस गपशप करना पसंद करता है। अगर शीजोंग इन चीजों को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो मैं इसे बनाऊंगा ताकि वे फिर कभी नहीं बोल सके। चू यू ने अपना सिर हिलाया। इतना शातिर मत बनो, मुझे डर है कि धर्मी खेती की दुनिया के लोग अब ये सत्य मानते हैं। बुद्धिमान अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं। अपने आप को उनके साथ चिंता न करें। एक ठहराव के बाद उन्होंने कहा, मुझे तुरंत मेपल घाटी में गिरने की जरूरत है। श्री, आपको तियान युआन संप्रदाय पर लौटना चाहिए और शिजुन को रिपोर्ट करना चाहिए कि आप सुरक्षित और अच्छी तरह से हैं। उद्धरण चिन्ह। झीशी पहले से ही सराय में वापस जाना चाहता था कि उन्हें भाग लेना होगा। वह जानता था कि उन्हें पहले महत्वपूर्ण मामलों से निपटना था और इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने चू यू को जाने नहीं दिया और हठपूर्वक उसके चेहरे को अपने हाथों में काट दिया। जब कोई नहीं देख रहा था तो इसका फायदा उठाते हुए उसने अपना सिर नीचे कर दिया और चू यू के होठों के कोने को चूमा। शीजोंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आपको निश्चित रूप से मुझे बताना होगा। मेरे लिए प्रतीक्षा करें। चू यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने ज़नशेंग को बाहर निकालने और फिर मेपल वैली गिरने की दिशा में उड़ान भरने से पहले झीशी में अपना हाथ लहराया। झीशी खड़ा था जहां वह था और चुपचाप चू यू के आंकड़े को देख रहा था। यह उसके बाद ही था जब उसका आंकड़ा पूरी तरह से क्षितिज में गायब हो गया था कि झीशी अंत में चला गया। वह घूम गया और सराय में फिर से प्रवेश किया।
वे लोग अभी भी जोर से बकवास कर रहे थे। संयोग से चू परिवार के सदस्य को अभी अभी अनदेखा कर दिया गया था। चू यू का उल्लेख किया जा रहा था। जीशी अपनी पिछली सीट पर वापस बैठ गया। ठंड की रोशनी उसकी आंखों में जमा हो रही थी और ठंड की रोशनी हत्या का इरादा था कि वह बलपूर्वक संयमित कर रहा था। और ठीक है, चू परिवार के पास एक और बेटा नहीं है। उसके पिता को उसके बड़े भाई ने मार दिया था। वह अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया? आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि उसका नाम क्या है? चू यू। मैंने सुना है कि वह 10 साल पहले मकबरे के खंडहर में फंस गया था और एक अस्थाई से बच गया था। वह थोड़ी देर के लिए किंग तू में दिखाई दिया, लेकिन फिर वह फिर से गायब हो गया। कौन जानता है, हो सकता है कि वह एक डरी हुई काय है जो चिंतित है कि चू शेंग उसे चुप कराएगा, इसलिए वह खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या आप नहीं जानते कि चू शेंग की चू यू की सुरक्षा कितनी प्रसिद्ध है? चू शेंग को चू शेंग द्वारा बचपन से लेकर अब तक लाड़ प्यार किया गया था। चू शेंग चू परिवार के लोगों को साथ लाएगा और पूरे परिवार को मिटा देगा जिसने भी चू यू के सिर पर एक बाल छूने की हिम्मत की। ये कहते हुए कि चू शेंग उसे चुप कराएगा, यह असंभव है। दूसरी ओर मुझे संदेह है कि हे चू यू चू शेंग की अनन्य संपत्ति हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। दाउस्ट दोस्त के शब्द काफी उचित हैं। मैंने ये भी सुना कि जब चू शेंग ने अपने पिता को मार डाला तो चू यू वही देख रहा था। मुझे डर है कि पेट्रीसाइड का ये कार्य कुछ हिस्सा था जिसे उन दो भाइयों ने योजना बनाई थी। ये दोनों भाई इतने ठंडे और निर्दयी, क्रूर और बेईमान हैं। यह उन दोनों की रक्षा करते हुए चू परिवार के लुंटिक्स पर कठिन होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अतीत में मुझे अमर गठबंधन सम्मेलन में चू यू को देखने का भाग्य था। उनकी उपस्थिति वास्तव में साधारण से बाहर थी। खेती करने वाला जो एक पल पहले हमसे बात करने के लिए आया था, थोड़ा परिचित लगता है। जीशी धीरे धीरे खड़ा हो गया और उनकी तरफ चला गया। किलिंग इरादे उसकी आंखों से चमकते थे क्योंकि डुआनजू ने अपनी म्यान छोड़ दिया और अचानक मेज के केंद्र को छेद दिया। सभी भटकने वाले कल्टीवेटर अपने दिमाग से इस बात से डर गए थे और जब वे जीशी को देखते थे तो वे पूरी तरह से हतप्रभ थे। कोई उस पर जोर से शाप देने वाला था, लेकिन उसके बगल के लोगों के पास दिमाग को ध्यान से उस नाम पर एक नजर डालने के लिए दिमाग था जो रत्न सफेद तलवार को सुशोभित करता था। उनके चेहरे तुरंत पड़े और उन्होंने जबरदस्ती अपने साथी को पकड़ लिया और उसे बोलने से रोक दिया। डुआनजू महान धर्मी और राक्षसी कल्टीवेटर युद्ध के दौरान जीशी का नाम प्रसिद्ध हो गया था और उसकी तलवार के नाम के साथ डुआनजू खेती की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। उनके सामने तलवार की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि एक नज़र उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह नकली नहीं था। जिस व्यक्ति ने तलवार के अमर शीशी ने अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक सम्मान किया, वह था उसका दाशिक्सेन। ये भी उनके दाशिक्सेन के कारण था कि उन्होंने महान धर्मी और राक्षसी कल्टीवेटर युद्ध के दौरान इतने सारे राक्षसी काश्तकारियों का नरसंहार किया। जैसा कि उनके दाशिक्सेन का पहला और अंतिम नाम था, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं जानता था। चूंकि उनके सामने वाला व्यक्ति जीशी था, इसलिए यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं था कि अभी से एक महान आभा के साथ स्वच्छ और ठंडे युवाओं को कौन था। मध्यम आयु वर्ग की खेती करने वाला कांप गया और उसकी आवाज थोड़ी हिल गई। जीशी, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जीशी ने शांति से कहा, अगर लोगों की पीठ के पीछे गपशप करने वाले लोग अपनी जीभ खो देते हैं तो उन्हें काफी शांत होना चाहिए। समूह के चेहरे और भी आगे बढ़े। जीशी के रूप में उनकी आंखों में आतंक अतुलनीय था। जीशी, आप अभी खेती की दुनिया में हर व्यक्ति इस मामले के बारे में बात कर रहा है। हमने अभी इसका उल्लेख किया है और फिर भी आप इतने निर्मम होने जा रहे हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप खेती की पूरी दुनिया के प्रति इतनी बेरहमी से काम कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शीशी ने ठंड से उन पर झांसा दिया और अपने आंदोलनों में लापरवाह लग रहा था क्योंकि उसने एक उंगली बढ़ाई और एक गति बनाई जैसे कि वह इसके साथ हवा को काट रहा था। एक दूसरे विभाजन में डुआनेक्सियू से आने वाली रोशनी का विस्तार हुआ और प्रकाश की किरणें इतनी उज्ज्वल थी कि उन्हें देखने के लिए चोट लगी थी। भटकने वाले खेती करने वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने जीशी की उदासीन आवाज को अपने कानों के ठीक बगल में आकर सुना। चूंकि आप में से कोई भी गपशप करने से पहले सच्चाई को देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए आपको अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अंतिम शब्द गिर गया, तलवार का प्रकाश मंद हो गया। उन भटकने वाले काश्तकारों ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उन्होंने देखा कि उन्होंने काले रंग का एक क्षेत्र था। वे सभी चिंतित और भयभीत थे, इसलिए एक पल में उनके सभी कड़वे आक्रोश और शाप बाहर बह गए। जीशी ने डुआनजू को वापस लेने और छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ने से पहले एक गंभीर हंसी दी। उसने वास्तव में उन्हें अंधा नहीं बनाया था, लेकिन उन्हें थोड़ा पीड़ित करना आवश्यक था। जीशी फिर से सराय से बाहर चला गया। उसने अंधेरे आकाश को देखा और उसके दिल में चिंता को दबा दिया। वह अपनी तलवार पर उठ गया और दूसरी दिशा में तियान युआन संप्रदाय की ओर उड़ गया। चू परिवार तक पहुंचने से आधे दिन बाद चू यू ले गए। उन्होंने बाधा को खोलने के लिए अपनी कमर प्लेट का इस्तेमाल किया और घाटी में प्रवेश किया। चू यू ने नीचे देखा। ये वही था जिसे उसे याद था। लू फैंग घाटी, जिसने केवल चू परिवार के मुख्य शाखा परिवार के सदस्यों को उसमें रहने की अनुमति दी, जो पहले की तरह ही शांत और शांतिपूर्ण था। ये सर्दियों की बर्फ से ढका हुआ था और भी अधिक सोबर दिखाई दिया।
उन्होंने मूल की स्मृति का पालन किया और कुछ को खोजने के लिए चूयू के कमरे को केवल पाया। चूयू का दिल डूब गया। एक पल के लिए इसे खत्म करने के बाद वह चू परिवार के पैतृक हॉल की ओर उड़ गया। चू परिवार के पैतृक हॉल के आसपास के क्षेत्र की रक्षा करने वाला एक विशेष अवरोध था, इसलिए यह 4 सीजन से अप्रभावित था। मार्ग के दोनों किनारों पर मेपल्स के पेड़ की पत्तियां हमेशा लाल थीं और वे चुपचाप जमीन पर गिर जाते थे। बिना किसी कारण के क्षेत्र में एक उजाड़ हवा होगी। चूयू ने जन शेंग को म्यान किया और जल्दी से चला गया। वह पैतृक हॉल के भीतर से गर्म पीली रोशनी को लीक कर सकता है। जब वह पैतृक हॉल के बगल में एक मेपल के पेड़ के ऊपर झुक गया तो उसकी टकटकी उस व्यक्ति पर अचानक बह गई। वह व्यक्ति कुछ पर विचार कर रहा था क्योंकि उसने धीरे से लोमड़ी को अपनी बाहों में पीट दिया। उसका सिर उतारा गया था और वह अपने विचारों में इतना लीन था कि उसने चूयू के आगमन को नोटिस नहीं किया। चूयू अपने कदमों में रुका और उसकी ओर मुड़ गया। उसने धीरे से कहा, लॉर्ड फू। फू झोंगी ने अपने विचलित राज्य से रॉन की और चूयू को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्होंने तुरंत ये पता लगाने से पहले चू शेंग को बाहर कर दिया कि उसके सामने वाला व्यक्ति चू शेंग नहीं था। उन्होंने खुद की रचना की और पलक झपकते ही उन्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने पुष्टि की कि उनके सामने वाला व्यक्ति चूयू था। तीसरा, भगवान चू, आप पिछले कई दिनों से इनके लिए कहाँ भाग गए थे? जल्दी करो, अपने बड़े भाई को मनाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए उसके द्वारा घाटी से बाहर फेंक दिया गया था, इसलिए मैं उसे फिर से मनाने की हिम्मत नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। चूयू ने अपने भौंक को झुर्रियों के लिए, मेरे बड़े भाई, अभी वह किस तरह का राज्य है? जिस हाथ से फू झोंगी का इस्तेमाल किया गया था वह सफेद लोमड़ी को रोक रहा था। उन्होंने कहा, उनका दिल मृतराग की तरह है। चूयू ने शांति से अपना सिर हिलाया और चुपचाप कहा, बहुत धन्यवाद। वह घूम गया और पैतृक हॉल की ओर चला गया। उन्होंने दरवाजा खुला और प्रवेश करने से पहले एक गहरी गहरी सांस ली। रोशनी वाली मोमबत्तियों ने पैतृक हॉल को भर दिया और धूप की गंध ने उसकी नाक को मार डाला। उसने अपनी आंखें उठाईं और तुरंत बड़े करीने से व्यवस्थित स्मारक गोलियों की पंक्ति पर पंक्ति की दृष्टि से मुलाकात की। वे गरिमापूर्ण और गंभीर लग रहे थे। चू शेंग पर चूयू की टकटकी गिर गई, जो मेमोरियल टेबलेट के सामने घुटने टेक रहा था। उन्होंने 1 महीने में चू शेंग को नहीं देखा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से पतले हो गए थे। उन्होंने शोक कपड़े पहने हुए थे और उनकी पीठ सीधे रामरोड थी क्योंकि वह प्रार्थना चटाई के ऊपर घुटने टेकते थे। एक उदास और उजाड़ हवा ने उसके शरीर को ढक दिया। चूयू ने खुद को बिना किसी कारण के भावना के साथ घूमा महसूस किया और कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बिग ब्रदर, मैं वापस आ गया हूँ। अध्याय 62। एक सपने की तरह लेकिन एक सपना नहीं। चूयू स्पष्ट रूप से चू शेंग के शरीर को कांपते हुए देख सकता था, लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं घूमता था। चू शेंग ने बस अपनी पीठ को और भी अधिक सीधा किया और एक कर्कश आवाज में कहा जो बहुत थक गई थी, तुम बस ही आ गए और पहले आराम करो, बिग ब्रदर आपको बाद में देखने आएगा। उद्धरण चिन्ह। चूयू एक पल के लिए चू शेंग की पीठ पर चुपचाप घूर रहा था। आगे बढ़ते हुए चूयू ने सावधानी से अपने बागे के हेम को उठा लिया क्योंकि वह चू शेंग के बगल में नीचे गिर गया। एक धूप की छड़ी लेते हुए उसने उसे जलाया और अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए नीचे झुका। फिर उसने इसे सीधा करने के बाद मेमोरियल टेबलेट के सामने छोटे कालरॉन के ऊपर डाला। अपने होठों को पछाड़ते हुए वो प्रार्थना की चटाई पर सीधे अपनी पीठ रामरोड के साथ सीधा घुटने टेकते रहे। चू शेंग हैरान था और अपना सिर घुमाया। तुम क्या कर रहे हो छोटे भाई? चूयू ने चुंग शेंग का चेहरा पहली बार देखा था जब वह आया था, जब उसने अपना सिर घुमाया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसका चेहरा पीला और हैगा दिखने वाला था, लेकिन इसके अलावा उसकी आंखें लाल थीं। चूयू यह नहीं बता सकता था कि क्या ये गुस्से के कारण था या क्या चू शेंग रो रहा था। उस दिन के बारे में सोचते हुए जब चू शेंगटियन की मृत्यु हो गई और चू शेंग ने अपने पिता की बर्फ ठंडी लाश को पकड़ लिया, जब तक कि उसका दिल टूट नहीं गया और वह अब रो नहीं सका, एक चूयू ने महसूस किया कि उसकी आंखें बेवजह आंसू बहा रहे हैं। उनके होंठ कांपते हुए चूयू ने कहा, बड़े भाई, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। चू शेंग स्तब्ध था। जल्दी से अपनी लाल आंखों को ढकने के लिए एक हाथ उठाते हुए वह थोड़ा अजीब तरह से हंसा, ये सोचने के लिए कि मैंने अपने छोटे भाई को मेरे बारे में चिंता की है। बड़ा भाई, ठीक है, ये ठीक है, भले ही आपकी आवाज सॉब्स के साथ घुट गई हो। चूयू ने आह भरी। बिग ब्रदर, क्या आपने यह नहीं कहा कि अब हम दोनों को चू परिवार में छोड़ दिया गया है? यदि आप वास्तव में मुझे एक करीबी परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहते हैं तो खुद को अपनी सभी परेशानियों और चिंताओं को सहन करने के लिए मजबूर न करें। चू शेंग ने अपने दांत पीस लिए। वह मजबूत होना चाहता था और कुछ कहना चाहता था, फिर भी अपने छोटे भाई के सामने रोना शुरू करने के लिए केवल अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था। चू शेंग ने एक पल के लिए रुक लिया, फिर अपना सिर हिला दिया। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे चूयू को देखा। छोटे भाई, अपने बड़े भाई पर विश्वास करो, चू परिवार निश्चित रूप से इस संकट से बचने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में चीजें इतनी बुरी नहीं थीं। चू परिवार उनके रोष में एकजुट थे। शाखा परिवारों के सदस्य चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए बिना शर्त आज्ञाकारी थे। जब खबर छिड़ गई तो चू शेंग ने एक शांत सिर रखा था और अपने 3 चाचाओं को सब कुछ समझाया था जो विस्तार से हुआ था।
वह सभी चू परिवार के सभी सदस्यों को भी एकत्रित कर चुके थे। चू परिवार के बुजुर्गों को चू शुआगी के बारे में पता था, लेकिन पुराने परिवार के प्रमुख ने इस ज्ञान को सील कर दिया था। इस प्रकार लोग सामान्य रूप से उनके बारे में बात नहीं करते थे। ये पता लगाने के बाद कि क्या हुआ था, किसी ने इसके बारे में एक और शब्द नहीं कहा। चू परिवार निश्चित रूप से बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट हो सकता है, जो कि सबसे अच्छा मामला है। बहुत कम से कम उन्हें बाहर से दुर्भावनापूर्ण गपशप नहीं सुनना चाहिए। खतरा यह था कि अगर अराजकता अंदर से चू परिवार में शुरू हुई, लेकिन ये कहना कि चीजें बुरी नहीं हैं, भी बुरी होंगी। जिसने भी इस मामले को प्रचारित किया, उनके इरादे था के लिए कठिन थे। चू श्वेंटियन की दुर्घटना से पहले चू परिवार युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। अब जब धर्मी और राक्षसी पद के खेती करने वालों के बीच युद्ध खत्म हो गया था, तो यह मान लेना उचित होगा कि जब वे लौट आए तो चू परिवार को पहले से भी बेहतर होना चाहिए। हालांकि इस गपशप के साथ कि चू शेंग ने अपने ही पिता को मार डाला, अब तक फैलने के लिए यह अपरिहार्य था कि चू परिवार शांतिपूर्ण नहीं होगा। इस घटना की सच्चाई कुछ जटिल है और इसमें कुछ गहरे रहस्य शामिल हैं जिन्हें बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ तक कि लू किंगन केवल चुप रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बाहरी लोगों को सच्चाई पता थी, तो भी वे नहीं जानते कि चू शुआगे वास्तव में कौन है। वे इसे केवल चू शेंग के पेट्रिसाइड के रूप में सोचेंगे। इस बारे में सोचते हुए कि चू यू का सिर तैर गया, इसलिए उसने इसे अभी के लिए अपने दिमाग से बाहर कर दिया। उन्होंने चू शेंग को एक पल के लिए देखा, इससे पहले कि वह अपने टकटकी को वापस मेमोरियल टैबलेट में बदल दे। उन्होंने मंद मोमबत्ती की रोशनी में नाम पढ़े और महसूस किया कि अनजाने में उन्होंने इन लोगों के लिए अपने दिल में अपनेपन की भावना विकसित की थी। दोनों भाइयों ने एक पल के लिए चुपचाप घुटने टेक दिए। चू यू ने पहले अपना मुंह खोला, बिग ब्रदर, उस जगह में मैं, जीशी, शिजून, यू और जू कैकिंग था। चू यू और जीशी को छोड़कर, जो अभी तक वापस नहीं आए थे, और चू शेंग खुद, केवल लू किंगन और जू केकिंग बने रहे। चू शेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक लंबे समय के बाद, लेकिन अंत में वह सब करकट की आवाज में कह सकता था, छोटे भाई, यह असंभव है। जू केकिंग को एक बार एक राक्षसी कल्टीवेटर द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसके पिता द्वारा बचाया गया था। उसने मुझे बड़े होते हुए देखा और वह चू परिवार के प्रति वफादार नहीं था। चू यू ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। चू शेंग को पता था कि उनके शब्द आश्वस्त नहीं थे। अपने माथे को रगड़ते हुए वह केवल कमजोर कह सकता है, हमें सच्चाई का पता लगाने से पहले निष्कर्ष पर कूदना नहीं चाहिए। ये जू केकिंग और एल्डर लू दोनों के लिए भी ऐसा ही है। पैट्रिक हॉल चुप था। एकमात्र ध्वनि जो सुनी जा सकती थी, वह चू शेंग की थोड़ी तेजी से सांस लेती थी। हॉल में मोमबत्ती की रोशनी झड़ती है, जिससे प्रकाश और छाया को नृत्य किया जाता है। चू यू अनजाने में धीरे धीरे अपने हाथों को बंद करने से पहले अपनी उंगलियों पर सभा छाया को पकड़ने के लिए बाहर पहुंच गया। बिग ब्रदर, मैं तियान युआन संप्रदाय में वापस जाऊंगा। मैं शिजुन का प्रभारी रहूंगा और आप जू केकिंग की देखभाल करते हैं, ठीक है? लोगों की जांच करना एक के लिए अनुचित है जिसके पास आपसी विश्वास है, लेकिन इस मामले में उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चू यू अभी तक पहुंचा था, फिर भी वह पहले से ही जा रहा था। भले ही चू शेंग ने इन दिनों दर्द के साथ सुन्न महसूस किया, फिर भी वह उसे जाने देने के लिए बेहद अनिच्छुक था। अपने होठों को पछाड़ते हुए चू शेंग ने चू यू को अपनी बाहों में ले लिया और अपनी पीठ पर हाथ फेरा। वह काम नहीं कर सकता है और चू यू को रहने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि इस मामले को स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो न केवल ये चू परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अंधेरे में दुबका हुआ अज्ञात खतरा भी उन्हें सबसे खराब क्षण में काटने के लिए वापस आ सकता है। उनके दादा दादी अभी भी जीवन और मृत्यु बंद दरवाजे की खेती में थे। उनके पिता मर चुके थे। उनकी माँ सिर्फ आत्मा जैड में सो रही एक आत्मा थी और उन्हें नहीं पता था कि जब वह कभी भी जागता जाएगा। यदि उनमें से दोनों इस जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कोई भी नहीं करेगा। चू शेंग की आंखें गीली थीं और उन्हें नहीं पता था कि क्या सोचना है। उन्होंने चू यू को जाने दिया और कहा, मेरा छोटा भाई वास्तव में बड़ा हो गया है। चू यू के मुंह के कोनों ने चिकोटी डाली। अब जब वह चू शेंग को बेहतर तरीके से जानता था, तो चू यू ने महसूस किया कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छी बात थी कि उसने इस उपन्यास में स्थानांतरित कर दिया था और चू परिवार को जीशी द्वारा नष्ट होने से बचाया था। अगर उन्हें सही तरीके से याद आया, तो उपन्यास में चू परिवार को उस समय मार दिया गया था जब उनके दादा और दादी अभी भी जीवन और मृत्यु बंद दरवाजे की खेती में थे। वे किसी की दुष्ट योजना द्वारा एक चुपके हमले में मारे गए थे। सौभाग्य से चू परिवार अभी भी लगभग पूरा है। चू शुंगटियन को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि उसका सिर अभी भी अपने सभी अव्यवस्थित विचारों के कारण घूम रहा था। चू यू ने किसी भी अधिक देरी नहीं की। एक ताज़ा धूप की छड़ी लेते हुए वह मेमोरियल टैबलेट के सामने 3 बार काउट आउट। फिर शक्तिहीन चू शेंग को पकड़कर उसे पैट्रिक हॉल के बाहर खींचते हुए चू यू ने उसे फुचोंगी में फेंक दिया। अंत में चू यू ने चू शेंग को लहराया और अपनी उड़ान की तलवार पर छोड़ दिया। चू शेंग को तब टूट गया था जब उन्होंने चू यू को छोड़ते देखा था। जब वह फुचोंजी को अपनी कलाई पर इतनी कसकर पकड़ती थी, तो वह उसे बंद करने के लिए चू यू के बाद का पालन करने जा रहा था कि चू शेंग मुक्त नहीं हो सकता।
अप्रत्याशित रूप से, सामान्य रूप से शांत, मामूली, नम्र और कोमल, फू परिवार के सिर के जैद बेटे के रूप में कोमल इतना ऊर्जावान हो रहा था कि चू शेंग गुस्से में हो गया और उसे ठंड से भड़क गया। मुझे जाने दो। फू चोंगी के होंठ कस गए और वही जलती हुई टकटकी के साथ चू शेंग को घूरते रहे। उनकी आवाज कम थी क्योंकि उन्होंने कहा, चू शेंग, मैं क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू शेंग कुछ के बारे में सोचने के लिए लग रहा था, लेकिन फिर कुछ भी नहीं कह रहा था। चू शेंग की प्रोफाइल को बेहोश, उदास प्रकाश द्वारा रेखांकित किया गया था, जिससे उनका आंकड़ा पहले से भी अधिक धूमिल और अकेला लग रहा था। चू शेंग को देखकर फू चोंगी की आंखें गहरी और गहरी हो गईं। मैं वास्तव में उस दिन मजाक नहीं कर रहा था। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, जैसा कि आप कृपया। मुझे पता है कि चू परिवार अभी एक तंग जगह पर है। मैंने आपको जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन आपको मेरे साथ सहयोग करना चाहिए और मुझे अपने घाव का इलाज करना चाहिए। जियाओजिया में कई काश्तकार हैं जो दवा के विशेषज्ञ हैं। मैं संभवतः फू परिवार के प्रमुख के बेटे से हर दिन यहाँ आने के लिए नहीं कह सकता। चू शेंग ने फू चोजी को ठंड से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका दाहिना हाथ अनियंत्रित रूप से काम गया। फू चोंगी ने उस पर तड़क भड़क की, एक नवजात आत्मा मंच राक्षसी। कल्टीवेटर की आध्यात्मिक ताकत कितनी शक्तिशाली है। क्या आपके पास पर्याप्त नहीं था? क्या वास्तव में इंतजार करना आवश्यक है जब तक कि दर्द आपकी हड्डियों के बहुत मज्जा तक नहीं पहुंच जाता है, इससे पहले कि आप सीखें कि खुद की देखभाल कैसे करें? चू शेंग, क्या आप अभी भी अपना हाथ रखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक फू चोंगी ने बात की, उतने ही चू शेंग उसे खाली रूप से देखेंगे। उसने जो कुछ भी कहा था उसे अनदेखा कर दिया। फू चोंजी पिछले कुछ दिनों से उनसे बेहद नाराज थे। महान प्रयास के साथ फू चोंगी ने खुद को शांत किया और धीमी, नर्म आवाज में दलील से बात की, आप चू यू को चिंता नहीं करना चाहते हैं, क्या आप? चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई। मौन के एक लंबे समय के बाद उसने अपना हाथ उठा लिया और अपनी चौड़ी आस्तीन को पीछे धकेल दिया। नीचे उसकी बाह नीले रंग की रन में ढकी हुई थी। रन के बीच में एक काला स्थान था जो ऊर्जा के साथ स्पंदित था, जैसे कि यह जीवित था। धीरे धीरे उसके हाथ से फैल रहा था। चू परिवार का गृह क्षेत्र तियान युआन संप्रदाय से एक लंबा रास्ता था। चुए शहर में पहुंचने से पहले चू यू को 2 दिन तक तेज गति से उड़ान भरना पड़ा। उस समय जब उन्होंने किंग में एक राक्षसी कल्टीवेटर की खोज की, पानी के राक्षसों को नष्ट होने से पहले अपने घर लौट आया था। तियान युआन संप्रदाय ने बाद में उनकी देखभाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय कल्टीवेटर भेजा। अब जब राक्षसों के आक्रमण को रोक दिया गया है, तो किन्हें एक समृद्ध और हलचल वाला शहर बन गया है। चू यू ने थोड़ी देर के लिए अपनी यात्रा को रोक दिया, फिर तियान युआन संप्रदाय पर जारी रहा। इस जगह के बारे में, वास्तव में, मूल चू यू की यादों की अवहेलना करते हुए, ये वह जगह थी जहां वह पहली बार चू शेंग से मिले थे। इन वर्षों में प्रारंभिक घबराहट और अलगाव की अवचेतन भावना वह गायब हो गया था। वह अब चू शेंग को तलवार अमर में एक तोपचारा चरित्र के रूप में नहीं सोचता है। चू यू ने कभी भी दुनिया की वास्तविकता को इतना स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया कि उसने अब किया था। उसके शरीर पर अभी भी तियान युआन संप्रदाय का प्रवेश कार्ड होना चाहिए। चू यू ने थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो प्रवेश कार्ड नहीं मिला, और उसे फेंक दिया। तियान युआन पर्वत श्रृंखला को देखकर वह थोड़ी देर रुक गया और फिर कोहरे में डूब गया। एक पल के लिए दृश्य धुंधले हो गए और फिर स्पष्ट हो गए। 9,999 कदम अपने रास्ते को घायल कर देते हैं, जैसे कि पैर से लेकर पहाड़ों के शीर्ष तक एक कूलिंग ड्रैगन की तरह। यह उस समय की उनकी याददाश्त से अलग था जब वह चला गया था। अब कोई वसंत पानी नहीं था, केवल सर्दियों की बर्फ सब कुछ कवर करती थी और पहाड़ों के माध्यम से उत्तरी हवा की सीटी की आवाज थी। चू यू की टकटकी दृश्यों पर बह गई क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी उड़ान की तलवार की सवारी करते हुए याद किया। उसका गंभीर मूड अचानक फैल गया और वह मुस्कुराया। उन्होंने आगे कोई भी नहीं किया और सीधे युआन चेन पीक के लिए उड़ान भरी। प्रत्येक शिखर का अपना अवरोध होता है। अमर का निवास स्थान का स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय दायरे की तरह था। चू यू ने शिखर की ओर रुख किया, लंबे समय तक हिचकिचाया, फिर अंदर चला गया। ये रात का मध्य था और चू यू अन्य लोगों के सपनों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने लुकिंगन के आंगन के गेट के बाहर एक नोट छोड़ने का फैसला किया। तब चू यू अपने आंगन में चला गया। जीशी के कमरे के दरवाजे को देखते हुए उन्होंने सोचा कि जीशी अब कहाँ रह रहा था। चू यू 10 साल के लिए चला गया था, लेकिन छोटा आंगन अभी भी वैसा ही था जैसा कि हमेशा था। अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हुए चू यू के मुंह के कोने एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए जब उन्होंने साफ प्रवेश द्वार, डेस्क और कुर्सियों को देखा। जैसे ही उसकी आंखें उसके कमरे में घूमती थीं, चू यू ने देखा कि जीशी चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। 3 साल तक उसके साथ सोने के बाद इस बच्चे ने अपने बिस्तर में सोने की आदत विकसित की थी। चू यू ने रोका, अपनी सांस रोक ली, हल्के से बिस्तर तक चला गया और अपने बागे को उतारने के लिए बाहर पहुंच गया। वह केवल अपनी कमर को पकड़ने से पहले अपने बागे को उतारने में कामयाब रहा था। एक परिचित सांस ने चू यू के कान और एक नर्म, नींद से जुड़ी लेकिन मोहक आवाज को ढक दिया, शिक्सियन। चू यू मुस्कुराया और जी शी के चेहरे को चुटकी ली, आप स्मार्ट हैं।
मैंने अपनी ऑरा 4 को दबा दिया लेकिन आपने अभी भी मुझे देखा है। वास्तव में नायक होने के योग्य। चू यू अभी भी उसके दिल में आहें भर रहा था जब उसने जो बागी थी उसे केवल आधा उतार दिया गया था, उसे खींचिया गया था और जीशी द्वारा एक तरफ फेंक दिया गया था। कमरा बहुत अंधेरा था इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। चू यू ने जीशी को देखने के लिए बदल दिया। जब चू यू ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो चू यू का सिर नीचे गिरा दिया गया और उसे चूमा गया। यह एक ऐसा कोमल चुंबन था जिसने चू यू के दिल को नर्म कर दिया। ब्लिंकिंग, चू यू ने जीशी को देने का फैसला किया। यह अतीत में जीशी के चुंबन से अलग था। किसी तरह ये चुंबन सीधे उसके दिल में पहुंचने के लिए लग रहा था जिससे चू यू पिघल गया। चू यू इसे सहन नहीं कर सकता था। उन्होंने पहल की और जीशी के होंठों को चाटने के लिए अपनी जीभ को बढ़ाया। जीशी के होंठों पर निभाने के बाद उसने थोड़ा पीछे हटना और धीरे से कहा, मैं एक लंबा सफर तय कर रहा हूँ, मुझे पहले आराम करने दो। चू यू अंधेरे में जीशी की अभिव्यक्ति को नहीं देख पा रहा था। उसे बस ऐसा लगा जैसे कि जीशी एक पल के लिए उससे पूछ रहा था। तब चू यू को बिस्तर पर नीचे धकेल दिया गया था। चू यू पर बारिश हुई। उसके बाल ढीले हो गए और उसका अंडरवियर फट गया। चू यू ने हमले का विरोध करने के लिए शक्तिहीन महसूस किया। वह केवल अपनी आंखें बंद करके लेट सकता था और बदले में जीशी को कसकर गले लगा सकता था, जब तक कि चू यू के दिल में बेचैनी धीरे धीरे भंग हो गई थी। नायक को पकड़े हुए वास्तव में उसे मन की शांति दी। जब चू यू उठा तो उसका निचला शरीर अप्रत्याशित रूप से गले में था। जीशी का XXX अभी भी उसके अंदर दफनाया गया था। कल आधी रात को चू यू सो गया था जबकि वे ऐसा कर रहे थे। उसके लिए असामान्य रूप से जीशी ने चू यू को साफ नहीं किया था। दोनों लोग अभी भी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जीशी को देखते हुए, उसे सीधी घूरते हुए चू यू ने आह भरी और जीशी को धक्का दिया। क्या आपके पास पर्याप्त नहीं था? इसे बाहर निकालो। जीशी एक टकटकी में था। जब उसने चू यू की आवाज सुनी तो वह अचानक जाग गया। एक अजीब अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर थी, जैसा कि जीशी ने कहा था, शिक्सियनित। चू यू ने कॉल किया। जीशी पर अभिव्यक्ति एक सपने में खो गई थी। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? शीजोंग यहाँ कैसे हो सकता है? जीशी ने चुपचाप चू यू तंग रखा और उत्सुकता से उस पर झुक गया। चू यू का छोटा भाई भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहा था। जीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया और माथे पर चू यू को चूमा। उनका स्वर कुछ हद तक वादी था क्योंकि उन्होंने कहा था, तब मैं जागना नहीं चाहता। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। मुझे अपने वसंत के सपनों में से एक में स्टार बना रहा है। 5 मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जीशी, क्या आप वास्तव में भ्रमित हैं या आप इसे फेक कर रहे हैं? चू यू की आवाज पहले कम थी, लेकिन उनकी आवाज उनके भाषण के अंत तक लगभग एक चिल्लाती थी। जीशी, जो अभी भी एक टकटकी में था, अपने सपनों में आधा खो गया था, आखिरकार चू यू की आवाज से घिर गया था। उसकी आंखों में भ्रम धीरे धीरे फैल गया। एक बार जब वह अपनी होश वापस आ गया तो जीशी की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गईं। शीजोंग, आप वास्तव में वापस आ गए हैं। मुझे लगा कि कल रात सिर्फ एक सपना था और मैं अभी तक जाग नहीं गया था। चू यू शांति से बाहर पहुंचा और उसके चेहरे को चुटकी ली। आप अभी जाग गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कल रात इतनी अजीब थी। उसने सोचा होगा कि यह सब एक सपना था। जीशी ने सिर हिलाया और कुछ कहने वाला था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। तीसरी शिदी की आवाज दरवाजे के पीछे से आई। दूसरा शिक्सियन, शिजुन ने मुझे आपको देखने के लिए कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चू यू और जीशी दोनों के चेहरे, दोनों के भाव बदल गए। चू यू ने एक घबराए हुए स्वर में कहा, अंदर मत आना। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी थी। खो जाओ। दरवाजे के पीछे तीसरी शिदी चुप थी। एक लंबे समय के बाद तीसरी शिदी ने कमजोर कहा, दा शिक्सियनित, आप यहाँ भी हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।